हेलो दोस्तों, मैं महेंद्र सर महेंद्राज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। ठीक है, आइए हम लोग पर्यावरण की सीरीज़ में अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्योंकि पर्यावरण में हमने बात किया था, तो जो हम लोगों ने पर्यावरण को बात किया था उसमें जो बातें हुई थी जैविक घटक और अजैविक घटक, उसी चीज़ को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। कल थोड़ा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, लाइट की समस्या, इस कारण से वीडियो नहीं डाल पाया था। ठीक है, आज हम लोग फिर से इसको सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ठीक है, कमेंट करिए। चलिए बिना कुछ देर किए हुए हम लोग आगे टॉपिक पे आते हैं। देखिए, जैविक घटक और अजैविक घटक है ना, क्योंकि एमपी संविदा वर्ग 3 में अगर आप देखेंगे सिलेबस में, तो आपको सिलेबस में भी अच्छा सिलेबस में भी ये टॉपिक दे रखा है। थोड़ा सा मैं आज आपको बाहर की भी सैर कराऊंगा, थोड़ा बेसिक चीज़ें बताऊंगा, ताकि बेसिक चीज़ों से एक कॉन्सेप्ट बने आपका। देखिए, किताबों में जो वन लाइनर सवाल हुआ करते हैं, उसमें होता क्या है कि रट्टू टाइप का चीज़ें बनती हैं। तो रट्टू तोता नहीं बन रहा है, थोड़ा सा चीज़ों को बाहर से ग्राफ्ट करके पढ़ना है। और अगर आप उसको ग्राफ्टिंग करके पढ़ते हैं तो चीज़ें एग्ज़ाम हाल तक जाती हैं। और पढ़ने का तरीका भी हमारे समझ से लगता है कि हमें वो चीज़ पढ़नी चाहिए कि वाइट बोर्ड से एग्ज़ाम हाल तक चीज़ें जानी चाहिए। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम लोग कंटिन्यू आगे करते बिना देर किए हुए। देखिए, जैसे जैविक कारक और अजैविक कारक, दो बातें किया गया था। जैविक कारक यहाँ तक पुरानी वाली वीडियो में, इसके पहले जो वीडियो इसमें डाल दिया गया था, इसके और पहले वाली वीडियो में इंट्रोडक्शन पर्यावरण का है उसमें भी डाल दिया था। इसमें देखिए, जैविक कारक और अजैविक कारक में थोड़ा सा जो कंसेप्चुअल सवाल बनते हैं। एक तो फैक्चुअल मैंने बताया था कि फैक्ट सवाल बनेंगे, और एक मैंने बात किया था कंसेप्चुअल। देखिए, इस कंसेप्चुअल जैसे 2017 यूपी टेट में एक सवाल बड़ा अच्छा यहाँ से बनाया, जैविक कारक से कैसे सवाल बना। देखिए, जैविक कारक और अजैविक कारक, ठीक है, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है बायोटिक कंपोनेंट, और इसको कहा जाता है अजैविक घटक या अजैविक कारक। एक ही बात है, चाहे आप कारक कहें चाहे घटक कहें, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है ए बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जो सवाल थे, देखिए ये बायोटिक कंपोनेंट में अगर हम बात करें तो बायोटिक कंपोनेंट को थोड़ा बाहर बताया था आपसे उस दिन, थोड़ा इसका चार्ट अलग कर देता हूँ इस साइड में। बायोटिक कंपोनेंट में सूक्ष्म जीव था, सूक्ष्म जीव में भी क्या क्या थे बताया था उस दिन, कवक, बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया, इसके साथ में पौधे जिसको हमने नाम दिया था उत्पाद, इसको हमने नाम दिया था अपघटक, वो सवाल भी निकला था वहाँ से। आज थोड़ा सा हट के चीज़ें, जंतु, थोड़ा सा चार्ट हल्का सा पुराना है लेकिन समझाने के लिए बना रहा हूँ। अजैविक घटक में अगर बात किया जाए तो यही जो सवाल आया था, हट के थोड़ा क्या था। देखिए, जैसे देखिए यहाँ से बात करते हैं, जैसे यहाँ हमने बात किया था मृदा, वायु। अब वायु में भी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, वायु में भी। फिर इसके बाद आता है कार्बनिक पदार्थ। अब ध्यान दीजिएगा, कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ और दूसरा क्या है, अकार्बनिक पदार्थ। ठीक है, अब देखिए अकार्बनिक पदार्थ जो था, इसमें बात कर लेते हैं हम लोग। देखिए, यही सवाल था। अब यहाँ पे सूर्य भी आ जाएगा, तापमान भी आ जाएगा, ये सब बातें की थी। लेकिन दो सवाल जो यहाँ से बन रहा है कार्बनिक और अकार्बनिक में, क्योंकि आजकल ट्रेंड बदल चुका है थोड़ा सा, क्योंकि वो सवाल बार बार पूछे जा चुके हैं। बाद में इन सब के बारे में हम लोग जब जैव मंडल पढ़ेंगे, वायुमंडल पढ़ेंगे, तो वहाँ बात करेंगे। सवाल क्या था उस सवाल को लेते हैं। जैसे कार्बनिक पदार्थ में जिसमें कार्बन की मात्रा होगी, जैसे मेथेन हो गया, है ना, मेथेन हो गया। अकार्बनिक पदार्थ में क्या आ जाएगा, अकार्बनिक पदार्थ में आ जाएगा फास्फोरस। ये मोस्ट पॉइंट रहेगा, फास्फोरस। ठीक, मैं थोड़ा और ऊपर कर देता हूँ, फास्फोरस समझिए, सिर्फ फिर लिखवा दूंगा। फास्फोरस हो गया, फास्फोरस के साथ साथ NaCl हो गया, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जितने भी क्या होते हैं
अकार्बनिक पदार्थ में जितने भी बाद में बात करूंगा, कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ में क्या डिफरेंट है ये बात बताऊंगा, क्योंकि आपका पदार्थ ही बनेगा और यहीं से टॉपिक बनता है भोज्य पदार्थ। यहीं से हमको टॉपिक एक निकालना है भोज्य पदार्थ। जिससे जो सवाल वहाँ बना था वो ये सवाल था कि निम्नलिखित में से कौन सा, अब ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन अजैविक कारक है, कौन अजैविक कारक नहीं है। अब देखिए इस कार्बनिक पदार्थ में अगर इसको और थोड़ा डिफाइन करूं, चलिए बता ही देता हूं। इस कार्बनिक पदार्थ की अगर लिस्ट में यहाँ बनाऊं, अच्छा यहाँ कर लेता हूं, कार्बनिक पदार्थ की अगर मैं लिस्ट बनाऊं, कार्बनिक पदार्थ की अगर लिस्ट बनाऊं तो कार्बनिक पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट, ठीक, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, ये सब टॉपिक हैं। किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग, क्योंकि रोग भी इसमें है, क्योंकि है ह्यूमन हेल्थ के बारे में बात करता है, मानव स्वास्थ्य, आवास के बारे में बात करता है, क्योंकि एमपी संविदा वर्ग में आवास भी दिया है, खाद्य पदार्थ भी दिया है, तो ये सब टॉपिक हमारे अभी निकल रहे हैं। अब देखिए विटामिन हो गया, ये सभी क्या है, कार्बनिक पदार्थ हैं। जो सवाल दिया था उस सवाल को निकालने के लिए मुझे इतना ज़्यादा डाटा बनाना पड़ रहा है। टॉपिक मुझे दूसरा भी बात करना है, अजैविक घटक। अब पूछा है अजैविक कारक नहीं है, ध्यान दीजिएगा, अजैविक कारक नहीं है। और ऑप्शन में क्या क्या दिया था, प्रोटीन ऑप्शन में दिया हुआ था, प्रोटीन के बाद ऑप्शन में दिया था फास्फोरस, ये सवाल आया हुआ है, फास्फोरस। ए नंबर ऑप्शन प्रोटीन, बी नंबर ऑप्शन फास्फोरस और सी नंबर ऑप्शन में दिया था कवक और डी नंबर ऑप्शन में दिया था NaCl। अब देखिए सीधा सीधा समझ में आ रहा कि क्योंकि प्रोटीन, फास्फोरस और NaCl, क्योंकि ये दोनों क्या है, कार्बनिक, और कार्बनिक किस में आ रहे हैं, बायोटिक, ये बायोटिक कंपोनेंट में, अजैविक घटक में। और पूछा क्या है, अजैविक घटक, अजैविक घटक नहीं है, तो ये तो अजैविक घटक है, ये भी क्या है, अजैविक घटक, ये भी क्या है, अजैविक घटक। तो अब कौन नहीं है, कवक। ये सवाल टेट 2017 यूपी टेट में पूछा गया है, देख लीजिएगा 1 से लेकर 5 में प्राइमरी स्तर वाले में सवाल पूछा गया है। अब आइए हम थोड़ा सा इसको चार्ट को यहाँ पे ये सवाल कराना था, क्योंकि इस तरह का नया सवाल एक बना, तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, आगे बात करूँगा। क्योंकि कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ में अगर हम बात करेंगे तो इस तरह से भी कार्बनिक पदार्थ में किस में आ जाएगा, अजैविक घटक में, अकार्बनिक पदार्थ में किस में आ जाएगा, अजैविक घटक में आ जाएगा। सिर्फ यहाँ ध्यान रखिएगा, सूक्ष्म जीव आएगा, सूक्ष्म जीव में कवक, बैक्टीरिया, पौधे और जंतु किस में आ जाएंगे, जैविक घटक में। ठीक, यानी अगर हम इसको यहाँ एक नाम दे सकते हैं तो हम यहाँ नाम दे सकते हैं फिजिकल कारक, इसको कहा जाता है। ठीक है, जितना भी ऊर्जा है, तापमान है, दाब है, ये सभी किस में जाएंगे, जैविक घटक में, जिसमें जीवन नहीं है। आप वहाँ दिमाग लगाइएगा, क्योंकि इसमें जीवन नहीं, जीवन के लिए सहयोगी है, लेकिन ये जीवन में, अब देखिए जैसे मान लीजिए प्रोटीन है, तो प्रोटीन हमारे जीवन के लिए, स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, लेकिन प्रोटीन की कमी से रोग हो जाएगा। फास्फोरस भी हमारे शरीर के लिए जरूरी है, NaCl भी हमारे शरीर के लिए जरूरी है। ठीक है, यानी जैविक कारक के लिए अजैविक कारक का होना अनिवार्य है, क्योंकि अजैविक और जैविक के बीच संतुलन बनना बहुत जरूरी है। अगर संतुलन नहीं बनेगा तो पर्यावरण हमारा क्या हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा। तो अब यहाँ से हमारा टॉपिक, जैसे पर्यावरण प्रदूषण भी आएगा, लेकिन ये आगे आएगा। तो मानव हेल्थ भी हमको पढ़ना है, मानव आवास भी हमको इस टॉपिक में पढ़ना है, MP संविदा वर्ग में जैसे है। ठीक है, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बहुत बड़ी सी भूमिका बनाते हैं कि आखिर पर्यावरण के बारे में जो इतना हंगामा हो रहा है, जो 5 जून 2020 का जो पर्यावरण दिवस मनाया गया, उसका मुख्य थीम क्या था, क्यों मनाया गया। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी था। आगे ये सब बातें करूंगा, लेकिन उससे पहले इस चीज़ को मैं हटाता हूँ, क्योंकि मुझे एक क्वेश्चन बताना था, और पुरानी वाला जो लेक्चर था उसको अगर देखेंगे, इससे ज्वाइंट करेंगे तो मिल जाएगा। अब यहाँ से हम लोग एक नया चीज़ लेके चलते हैं। अगर हम लोग यहाँ से एक नया चीज़ लेके चलें तो पहले यहाँ कॉमन सा सवाल देखते हैं, क्या है, पर्यावरण पे क्या क्या बातें हुई, क्यों ऐसी सामने, क्यों पर्यावरण कितना बड़ा मुद्दा आया, वैश्विक स्तर पे क्यों ऐसी बात आई। देखिए मैंने बताया था कि पर्यावरण का दुश्मन मानव को कहा जाता है। ये उस दिन बताया था, पर्यावरण का दुश्मन कहे या पर्यावरण का अमित्र कहे, बात एक ही है, क्योंकि दोनों सवाल आए हुए हैं। ठीक है, पहली बार क्या हुआ 1800, अब थोड़ा सा कुछ डेट याद रखते, जैसे 9 अगस्त और 6 अगस्त। अब देखिए मैं केस निकालता हूँ, 6 अगस्त
और 9 अगस्त, अगस्त का महीना चल रहा है, ठीक है। 9 अगस्त और 6 अगस्त 1945। थोड़ा सा सुनिएगा आज, थोड़ा सा सुनिएगा ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। देखिए, और 1860 में पहली बार विश्व में क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति हुई। और इंग्लैंड में विश्व में पहली बार औद्योगिक क्रांति कब हुई, 1860 में सवाल आया हुआ है। 1860 में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और इंग्लैंड ने पहली बार क्या काम किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन किया। तो विश्व में पहली बार, ये तो फैक्चुअल निकल गया कि पहली बार औद्योगिक क्रांति, औद्योगिकरण कब हुआ, 1860 में, ठीक है, सॉरी हाँ ठीक है 1860 में। अब आइए फिर यहाँ से ध्यान दीजिए, ये तो डेट फैक्चुअल था। अब यहाँ जो डेट आ रही है इस पर देखिए क्या हुआ था। जैसे एकदम छोटा छोटा सा बात करते हैं। 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945 को क्या क्या हुआ क्या समझिए। यहाँ से एकदम थोड़ा सा भूमिका बना के समझिएगा, बेस थोड़ा सा चीज़ें हट के पढ़ा रहा हूँ। अब देखिए, सबसे पहले क्या हुआ कि जापान औद्योगिकरण किया, भरपूर औद्योगिकरण किया। औद्योगिकरण करने के बाद क्या हुआ कि जापान में जो औद्योगिकरण हुआ और उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध की कंडीशन चालू हुई और 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने कहाँ पे, हिरोशिमा में, हिरोशिमा समझ जाइएगा, हिरोशिमा में क्या गिराया, परमाणु बम गिराया। 9 अगस्त को कहाँ गिराया, जापान के नागासाकी शहर में। थोड़ा उनका बनाते हैं कैसे क्या हुआ, थोड़ा सा टाइम दूंगा इस लेक्चर में, आगे कंटिन्यू कर दूंगा। थोड़ा इंटरेस्टेड जान के टॉपिक को बना रहा हूँ, बेसिक चीज़ भी समझिए। तो 6 अगस्त और 9 अगस्त 2 डेट 1945 किसने गिराया था, अमेरिका ने। हिरोशिमा में 6 अगस्त को और नागासाकी में 9 अगस्त को। हिरोशिमा याद रखिएगा 6 अगस्त को, कई बार डायरेक्ट सवाल यहाँ से पूछ सकता है। नागासाकी 9, इसीलिए 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है और 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, ये अक्सर सवाल कई बार पूछा था। हिरोशिमा दिवस हर साल मनाया जाता है ये। अब जब यहाँ पे अमेरिका ने परमाणु बम गिराया तो पूरे अमेरिका ने जब जापान में परमाणु बम, क्योंकि जापान के एक शहर थे दोनों, जापान में जब गिराया तो जापान में आज भी ये बात कही जाती है कि यहाँ जो लड़के पैदा हो रहे हैं, छोटे छोटे जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो विकलांग पैदा हो रहे हैं। इतना ज़्यादा रेडियो एक्टिव पदार्थ, और रेडियो एक्टिव पदार्थ है क्या, अजैविक घटक। रेडियो एक्टिव पदार्थ है क्या, अजैविक घटक। अच्छा, अब अजैविक घटक की, अब समझिएगा केस ले रहा हूँ। जब अजैविक घटक की मात्रा कहाँ बढ़ेगी, पृथ्वी सतह पे नहीं, जैव मंडल में जब इसकी मात्रा बढ़ेगी तो जैविक कारक क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। इसके बाद भी जापान इस त्रासदी से किसी तरह से उबरा और उबरने के बाद क्या हुआ, उबरने के बाद ये जो जापान था, इस जापान ने 1950 को क्या काम किया, फिर से इंडस्ट्रियलाइजेशन करना चालू किया और इंडस्ट्री लगाया। और उस इंडस्ट्री में क्या काम किया कि पूरे सीवर लाइन को और जितने भी इंडस्ट्री के मटेरियल थे उसको एक जगह था जिसका नाम था मिनीमाटा। एक झील था, याद रखिएगा मिनीमाटा, यहाँ सवाल आया हुआ है। मिनीमाटा नामक एक झील थी। उस मिनीमाटा नामक झील में पूरे जो वहाँ के फीकल मटेरियल थे, इन्वेस्ट मटेरियल था, उस मटेरियल को ले जाकर क्या हुआ, छोड़ दिया गया। जैसे अक्सर हम लोग भी क्या करते हैं कि अपने घर का जो कचरा कूड़ा होता है वो या जैसे शहर में जो जितने भी कचरे होते हैं नाली के माध्यम से किसी एक प्लेस में क्या करते हैं, उसको छोड़ा जाता है, बड़े बड़े नालों में जाकर वो बहता है। ठीक उसी तरह यहाँ भी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया सॉरी मिनीमाटा नामक झील में पूरे कचरे को ले जाकर छोड़ दिया गया। अब क्या हुआ उस जगह पे, इसीलिए इसका नाम यहाँ पे आता है, एक रोग होता है जिसको पारद रोग बोलते हैं, इसी को बोला जाता है मिनीमाटा, हिंदी में मिनीमाटा रोग बोला जाता है। ठीक है, अभी यहाँ सवाल निकालूंगा। पारे की अधिकता क्या हुआ समझिए, यहाँ पे एकदम केस लेके समझा रहा हूँ, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा प्लीज़। मैं बार बार समझा रहा हूँ तो ताकि आरओ वगैरह में भी सवाल यहाँ से अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे कौन से बम गिराए हैं आप खुद याद रखिएगा। लिटिल बम था एक, और एक था क्या, इसके बारे में बात करूँगा डिटेल में आगे चल के, तो यहाँ ध्यान दीजिए। तो मिनीमाटा जो हुआ ये क्या हुआ,
ये मान लीजिए जापान था और जापान ने पूरा क्या गिराया यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जब, तो इसने जापान ने मैक्सिमम खाद्य पदार्थ मैक्सिमम इन्वेस्ट पदार्थ को इस मिनीमाटा नामक झील में क्या काम किया, सपोज दैट यहाँ पे छोड़ दिया। अब क्या हुआ, ये 1950 तक की बात हुई। 1950 में ही यहाँ पे क्या हुआ, जापान में मिनीमाटा नामक रोग हुआ किससे, पारे की अधिकता। यहाँ पे क्या हुआ कि जो मटेरियल छोड़ा जा रहा था अकार्बनिक पदार्थ, और कार्बनिक पदार्थ की मात्रा यहाँ क्या हुई, बढ़ी। अब देखिए ये झील था तो झील में क्या था, जल था, ठीक है। अब इसमें रह कौन रही थी, मछलियाँ क्या है, जैविक कारक। अब क्या हुआ, ये अजैविक कारक है और वो जैविक कारक, जैविक कारक और अजैविक कारक का संतुलन होता तो मछलियाँ ना मरती। हुआ क्या कि इस जल में किसकी मात्रा बढ़ गई, पारे की। जब इस जल में पारे की मात्रा बढ़ी तो पारे की मात्रा बढ़ने के कारण मछलियाँ अचेता अवस्था में आ गई, और पारे की मात्रा बढ़ने से व्यक्ति अचेता अवस्था में आ जाता है। कोई भी जीव क्या होगा, अचेता अवस्था में। क्यों, क्योंकि पारा तंत्रिका तंत्र को क्या करता है, प्रभावित करता है। और जब तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है तो व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता क्या जाती, कम हो जाती है, व्यक्ति पागलपन का शिकार हो जाता है, व्यक्ति को मूर्छा आने लगता है। इस तरह के कैरेक्टर यहाँ दिखाई दिए। हुआ क्या कि मछलियों ने जो जल में किसकी मात्रा बढ़ी थी, पारे की मात्रा जब बढ़ी थी, जिसको हम लोग बोलते हैं मरकरी की जब मात्रा यहाँ बढ़ी, इस मरकरी को पानी के साथ में मछलियों ने क्या किया, लिया, तो मछलियों के शरीर में किसकी मात्रा बढ़ गई, पारे की। अब जब मछलियों के शरीर में पारे की मात्रा बढ़ी तो मछलियाँ क्या हो गई, अचेता अवस्था में आ गई। अब देखिए, सोचिए, मछलियाँ अचेता अवस्था में आ रही हैं, जैविक कारक और अजैविक कारक। अजैविक कारक जल था, अजैविक कारक क्या था, पारा था। ऐसा नहीं था कि पारे की मात्रा थोड़ी बहुत जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन ज़्यादा मात्रा में पारा हो गया ना, तो जब जैविक कारक में पारे की मात्रा बढ़ी, मछलियों में बढ़ी, तो मछलियाँ अचेता अवस्था में आई। तो मछुआरे वहाँ के क्या हो गए, खुश हो गए कि मछलियाँ मिल जा रही हैं, मछलियाँ आराम से। तो इस शहर में लोगों ने क्या काम किया, ज़्यादातर लोगों ने मछलियों का सेवन किया। और जब मछलियों का सेवन किया, क्योंकि मछलियाँ अचेता अवस्था में आ गई तो गए पकड़ लिए, और मछलियाँ जब अचेता अवस्था में आई, उस मछली को खाया कौन, मानव। अब समझिएगा, यहाँ से टॉपिक बनता है, मानव खाया। अब जब मानव खाया तो जब मांस को खाया तो मांस में क्या थी, पारे की मात्रा। और वह पारे की मात्रा मानव शरीर में जब बढ़ा तो मानव शरीर में बढ़ने के कारण मानव में किसकी मात्रा बढ़ी, पारे की। तो मानव भी किस रोग से प्रभावित हो गया, मनुष्य भी किस रोग से प्रभावित हो गया, मिनीमाटा से, पारे से मात्रा बढ़ने के कारण। और चूंकि होता क्या है, पारे का एक केमिकल गुण होता है, रासायनिक गुण होता है कि यह गर्म पानी में फैलता है और ठंड पानी में क्या होता है, सिकुड़ता है। तो जब मछली गर्म करके बनाई गई तो मछलियों के माध्यम से, मछलियाँ खाई गई तो मछलियों के माध्यम से पारा मानव के शरीर में गया, और मानव के शरीर में जब गया तो मानव भी प्रभावित हुआ, और मानव ही पर्यावरण का मुख्य क्या था, केंद्र था। तो मानव भी प्रभावित हुआ, और जब मानव प्रभावित हुआ तो अब यहाँ पे हंगामा चालू। अब क्या हुआ, ये 50 की बात कर रहा हूँ, फिर क्या हो रहा है, 50 तक बात समझ में आ गई। ये कंडीशन शुरुआत थी 6 अगस्त 9 अगस्त, फिर इसके बाद 1950 में ये थोड़ा सा केस देखने को मिला। अब क्या हुआ, अभी तक सिर्फ जापान प्रभावित था, लेकिन धीरे धीरे इसका जापान जब प्रभावित था तो यह जो रोग था, अब जैसे कोरोना पहले शुरुआत में चाइना में हुआ, ठीक है, फिर धीरे धीरे पूरे वैश्विक स्तर पे फैलना चालू हुआ। तो ठीक उसी तरह से ये जो मछलियों का थोड़ा व्यापार हुआ तो दूर दूर तक गया। जब दूर दूर तक गया तो WHO या फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन जो था, या विश्व का ध्यान किधर की ओर आकर्षित हुआ, मानव की तरफ, कि मानव इससे प्रभावित हो रहा है। जैसे कोरोना पहले चाइना में था तो तब भी लोग परेशान थे, और अब तो इंडिया में भी आ गए तो बहुत ज़्यादा लोग परेशान हो गए। ठीक उसी तरह से तो अब क्या हुआ, लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ किधर की ओर, पर्यावरण की ओर, कि यार पर्यावरण में जैविक अजैविक घटक के असंतुलन के कारण समस्याएं आ सकती हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए, ध्यान दीजिएगा, इस समस्या को दूर करने के लिए WHO ने, अब ध्यान दीजिएगा, और ये केस चला कब तक, 50 से लेकर 1971 और 72 तक, यानी 70 के दशक में 1971 और 1972। अब देखिए 1971 और 72 तक ये केस चला, और तब तक पूरी तरह से विश्व में सभी देश प्रभावित इससे हो रहे थे, और इसका ध्यान आकर्षित हुआ कि पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। तब
यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यूएनओ ने क्या काम किया? यूएनओ ने 1972 में 119 देश, अब यहीं से टॉपिक लेते हैं, अब समझते चलिएगा। अब देखिए मैं कहा था थोड़ा बेसिक चीज पढ़ लेते हैं। अब देखिए यूएनओ ने 1972 में 119 देशों की एक बैठक बुलाई और वैश्विक पर्यावरणीय समझौता, और वैसी के बारे में बात करूंगा, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में। लेकिन ये टॉपिक यहाँ तक आ चुका 1972 तक। अब यहाँ से थोड़ा सवाल देख लेते हैं, क्या क्या सवाल थे। अब देखिए जैसे मान लीजिए पारे की अधिकता से कौन सा रोग होता है, तो सीधा याद रखिएगा मेनीमाटा, उसको हिंदी में बोला जाता पारद रोग। हिंदी में पारद रोग कई बार पूछा गया है पर्यावरण में, या आरओ के एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है। अब यहाँ से जो टॉपिक हमारा खुलने वाला है वो आगे खुलेगा, क्योंकि यहाँ सीरीज चलेगी, एक पूरी कंप्लीट ये सीरीज चलेगी। और इसको थोड़ा सा डेट लाइन याद रखना पड़ता है हमको, आपको भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि डेट लाइन से सवाल कई बार पूछा जाता है। स्टॉकहोम सम्मेलन भी पूछा गया 1972 में, बात करूँगा क्यों। अब देखिए इतनी जब बात हुई तो यहाँ पे कितने कितने चीज़ याद रखनी है आपको फिलहाल अभी आज के दिन में। 6 अगस्त 9 अगस्त क्या क्या हुआ, कंडीशन बता दिया, कुछ खास चीज़ नहीं था इसमें। किसकी अधिकता से? मेनीमाटा। मेनीमाटा के कारण सबसे पहले कौन प्रभावित हो रहा था? मछलियाँ। ये कहाँ पे? जापान में, मेनीमाटा नामक झील में। फिर आगे देखिए इससे मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, ये सवाल कई बार पूछा गया है। मेनीमाटा रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र। सभी अंग प्रभावित हो, जब तंत्रिका तंत्र नहीं काम करेगा ना तो हमारा हाथ नहीं उठेगा, हम अचेता अवस्था में आ जाएंगे, क्योंकि हमारे तंत्रिका तंत्र जो होती है हमारे शरीर की, इसीलिए तो टॉपिक है, इसलिए तो हम आपको यहाँ पे बात करेंगे रोग के बारे में, क्योंकि रोग भी दिया है पर्यावरण के टॉपिक में। तो अब क्या होगा, मानव शरीर का जो मानव शरीर है, जब हमारे सूचना को, क्योंकि तंत्रिका ही हमारे शरीर को क्या करती है, सूचना ले आने और ले जाने का काम करती है। अगर आपको चींटी काटेगी तो तुरंत आपके ब्रेन तक पता चलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, तंत्रिका तंत्र। तो तंत्रिका तंत्र ये बात बताएगी। तो इस कारण से तंत्रिका तंत्र, ध्यान रखिएगा कि मेनीमाटा रोग में तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, इसी कारण से इसको पारद रोग कहा जाता है। और यहाँ तक मैंने बात किया। अब कल हम लोग बात करेंगे 1972 से नया केस निकलेगा, क्या क्या हुआ। और 1972 के बाद ध्यान दीजिएगा, 1972 से लेकर के और कहाँ तक हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून बीत चुका है। 2020 का क्या थीम था, कौन से नंबर का था, पूरी बात यहाँ करूँगा, ठीक है। क्यों इसका गठन किया गया, कौन कौन व्यक्ति इसमें थे, क्या इसका थीम था, ये सब कल वाले टॉपिक में टेलर में आपको दिखाई देगा। और ये कल थोड़ा सा डेट भी याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ तक बात किया था। इसी के साथ मैं अपने इस लेक्चर को विराम देता हूँ, और कल हम लोग इसी को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।